हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना। सॉरी, मैं आपको कल वीडियो नहीं दे पाई थी, थोड़ी व्यस्तता के कारण जी। तो आज हम लोग फिर से सौंदर्य शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, उसके सेकंड पार्ट में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसिस बेकन। ठीक है जी, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। तो इनका समय है 1561 से 1626 ईस्वी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है? ये ब्रिटिश दर्शन शास्त्री हैं और ये इसके साथ साथ ये वैज्ञानिक लेखक भी हैं। ठीक है, इन्होंने मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया था। फ्रांसिस बेकन ने मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में। ठीक है, जैसे स्मृति, कल्पना, तर्क या विवेक। ठीक है, तो बेकन का विचार था कि कल्पना द्वारा कला का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। बेकन का विचार था कि कल्पना द्वारा कला का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। और बेकन पर किसका प्रभाव था? बेकन पर प्लेटो का प्रभाव था। ठीक है, फ्रांसिस बेकन पर प्लेटो का प्रभाव था। इनका कथन था कि कल्पना वास्तविक कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर सकती। कल्पना वास्तविक कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क की एक क्रीड़ा है। ठीक है, कल्पना वास्तविक कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर सकती क्योंकि वह मानव मस्तिष्क की एक क्रीड़ा है। ऐसा किसका विचार है? ऐसा फ्रांसिस बेकन का विचार है। कोई भी भव्य सौंदर्य रेखा नहीं है जो स्वयं में अनुपात की विचित्रता न रखता हो। कोई भी भव्य सौंदर्य ऐसा नहीं है जो स्वयं में अनुपात की विचित्रता न रखता हो। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि इनका समय कब है? 1561 से 1626 ईस्वी। और कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ये क्या है? ये ब्रिटिश दर्शन शास्त्री हैं। ठीक, लंदन ब्रिटिश दर्शन शास्त्री हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और उसके साथ साथ ये प्रवक्ता हैं, वैज्ञानिक हैं और लेखक भी हैं। ठीक है, इन्होंने मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। कौन कौन से? स्मृति, कल्पना, तर्क और विवेक। ठीक, कल्पना द्वारा कला का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। कल्पना द्वारा कला का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। ये किसका विचार है? ये फ्रांसिस बेकन का विचार है। ठीक है, और इन पर किसका प्रभाव था? तो इन पर प्लेटो का प्रभाव था। ठीक है, कल्पना वास्तविक कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर सकती क्योंकि यह मानव मस्तिष्क की सिर्फ एक क्रीड़ा है। ठीक, इसके बाद कोई भी भव्य सौंदर्य ऐसा नहीं है जो स्वयं में अनुपात की विचित्रता न रखता हो। कोई भी भव्य सौंदर्य ऐसा नहीं है जो स्वयं में अनुपात की विचित्रता न रखता हो। ये विचार किसका है? ये फ्रांसिस बेकन का विचार है। तो हम लोगों ने फ्रांसिस बेकन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थर शोपेनहावर। आर्थर शोपेनहावर, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। ये कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से। ठीक है, इनका जन्म कब से कब तक हुआ था? 1788 से 1860 ईस्वी। 1788 से 1860। ये कौन है? ये जर्मनी के निराशावादी दार्शनिक और भारतीय विचारधारा से प्रभावित थे। ये जर्मनी के निराशावादी दार्शनिक थे। आर्थर शोपेनहावर जो थे वो जर्मनी के निराशावादी दार्शनिक थे। ठीक, और भारतीय विचारधारा से प्रभावित थे। इनका कथन है व्यवहार जगत में इच्छा सृष्टि का कारण है। व्यवहार जगत में इच्छा सृष्टि का कारण है। ठीक, संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है। संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? ये आर्थर शोपेनहावर का है। संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है। इन्होंने कल्पना, प्रतिभा, सौंदर्य अनुभव, संगीत की प्रेरणा के संबंध में अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। ये हम लोगों ने पढ़ा आर्थर शोपेनहावर के बारे में। तो इनका समय कब है? ये इनका समय 1788 से 1860 ईस्वी है। कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक, व्यवहार जगत में इच्छा सृष्टि का कारण है। ये किसका विचार है? ये
आर्थर शोपेनहावर का है। संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है, संसार मेरे आत्मा की प्रतिमा है, ये आर्थर शोपेनहावर का है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में। ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे, इनका भी, ये भी जर्मनी से संबंधित है, जैसे आर्थर शोपेनहावर संबंधित है ऐसे ये भी है। ठीक, तो इनका समय कब से कब है? इनका समय 1844 से 1900 ईस्वी है। ये किस विचारधारा के थे? नास्तिकवादी विचारधारा के थे। इन्होंने रोमांटिक कला की कटु आलोचना करते हुए उसे पतनमुखी माना है, मतलब उसे ही पतन का कारण माना है। किसको? रोमांटिक कला को। ठीक, ये है फ्रेडरिक नीत्शे, ये भी जर्मनी से संबंधित है और ये नास्तिकवादी विचारधारा के थे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? G.W. लाइबनीज। किसके बारे में? G.W. लाइबनीज। इनका समय क्या है भैया? इनका समय है 1646 से 1716। 1646 से 1716। इनका जन्म कब हुआ था जी? 1646 से 1716 में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। कहाँ से संबंधित है? जर्मन गणितज्ञ व दार्शनिक थे। ठीक, जिनके दर्शन में बुद्धिवादी का विकास दिखता है। इनमें बुद्धिवादी का विकास दिखता है। लाइबनीज ने अपनी सौंदर्य मीमांस में, ठीक है, इनकी पुस्तक है सौंदर्य मीमांस, इसमें क्या दिखाया? इन्होंने ज्ञान की 4 श्रेणियां दिखाई हैं। ठीक, अस्पष्ट, स्पष्ट किंतु उलझन युक्त ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान और सहजनाभूति का ज्ञान। ये प्रश्न पूछता है सहजनाभूति का ज्ञान किसका है? ये लाइबनीज का है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसको बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और आप लोग इसको शेयर करें। कर भला तो हो भला, स्वार्थ में मत आइए कि नहीं करेंगे तो किसी को मिल जाएगा नोट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को पक्की रखिए तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा जी। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? अलेक्जेंडर बामगार्टन के बारे में। ठीक है, अलेक्जेंडर बामगार्टन। ठीक जी, तो इनका समय कब से कब तक है? इनका समय 1714 से 1762 ईस्वी है। ये भी कहाँ संबंधित है? ये भी जर्मनी से है। ठीक, सॉरी जी, 1714 से 1762 ईस्वी में ये भी जर्मनी से संबंधित है। सौंदर्य इंद्रिय ज्ञान की विज्ञान है, सौंदर्य इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। ये किसने कहा? अलेक्जेंडर बामगार्टन ने। ठीक, इनको सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। पूछता है ना कि सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? बामगार्टन को। बस अलेक्जेंडर नाम नहीं आता, लेकिन इनका नाम पूरा है अलेक्जेंडर बामगार्टन। लेकिन ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, टीजीटी में भी आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है कि सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो इनको, बामगार्टन को। क्यों माना जाता है? क्योंकि सौंदर्य शास्त्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो 1750 में एथेस्टिका नामक ग्रंथ लिखा था। एथेस्टिका नामक ग्रंथ किसकी है? सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ किसकी है? अलेक्जेंडर बामगार्टन का है। ठीक, कब लिखा था? 1750 ईस्वी में। सौंदर्य शास्त्र को प्रत्ययवाद के साथ, अनुभववाद के साथ आलंबन लेकर इंद्रिय ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया जी। अब हम लोग पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के बारे में, जिनका समय कब से है? 1588 से 1679। ठीक है, थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका समय है 1588 से 1679। ठीक है, इनका कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक, हॉब्स ने मानसिक क्रिया को महत्व देते हुए कहा, जो लोग अधिक कहते हैं उनकी बातें अधिकांश निरर्थक होती है। मतलब कि जो लोग बड़बोल होते हैं उनकी बातें अधिकांश निरर्थक होती है। ठीक है, ये किसने कहा? थॉमस हॉब्स ने कहा। ये कहाँ संबंधित है? ये इंग्लैंड से संबंधित है। इन्होंने 2 परम सत्ताएं बताई हैं, पदार्थ तथा गति। पदार्थ तथा गति, ये दोनों संवेदनाओं से उत्पन्न होती हैं। पदार्थ बाहरी सत्ता है और गति आंतरिक सत्ता है। ठीक जी, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? थॉमस हॉब्स। अब मैं पढ़ूंगी रेन देकार्त। रेन देकार्त का समय क्या है? 1596 से 1650 ईस्वी। 1596 से 1650 ईस्वी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था जी? इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। यूरोपीय दर्शन में बुद्धिवादी धारा का प्रवर्तक इनको माना जाता है। इन्हें हम आधुनिक दर्शन शास्त्र के जनक मानते हैं। इन्हें हम
देखिए, आधुनिक दर्शन शास्त्र का जनक रेन डेकार्त, दर्शन शास्त्र का जनक पितामह बामगार्टन। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ठीक है। आधुनिक दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में हम लोग किसको मानते हैं? रेन डेकार्त। ये मैं को सत्य मानते हैं। ये किसको सत्य मानते हैं? मैं। इनके अनुसार मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, इसे कोई भी तर्क मिथ्या नहीं कर सकता। ऐसा किसका कथन है? ऐसा रेन डेकार्त का है। इनका कथन है कि प्रतिक्रिया के अनुरूप संवेदना या उत्तेजना की अनुभूति में ही सौंदर्य निहित है। प्रतिक्रिया के अनुरूप संवेदना या उत्तेजना की अनुभूति में ही सौंदर्य निहित है। जी, तो ये आपका सौंदर्य शास्त्र का सेकेंड पार्ट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड बाय।